नमस्कार मित्रों। परिचर्चा के नए पायदान के साथ और साथ में खूबसूरत शाम के साथ और साथ में बहुत ही प्यारे वक्ताओं के साथ आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। एक कम 80 पायदान पर हम हैं और अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी टीम के साथ सशक्त होकर। और चूंकि आज का जो हमने विषय लिया, सोचने में ऐसा महसूस होता है, पढ़ने में या देखने में, कि ये बहुत ही छोटा सा विषय है परिचर्चा का, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन इसके पीछे के जो तथ्य हैं, इसके पीछे की जो भावनाएं हैं, इसके पीछे के जो संवाद हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं और हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो पुनः आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के समृद्ध पटल पर। हर रविवार शाम 7 बजे परिचर्चा को लेकर हम रूबरू होते हैं और आज 79, एक कम 80 मैंने कहा, बहुत लंबी यात्रा। अगर हम अपनी दृष्टि से देखें, आम लोगों को लगेगा कि 80 तो हुए हैं, लेकिन मुझे मीता जी, राजीव जी, सुरेंद्र भाई साहब और सुदर्शन दीदी, उन सबको पता है कि 80 तक पहुंचना कितनी टेढ़ी खीर है। पुनः अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और आप सभी को आज के आप सभी से मिलवाती हूँ। आज के मेहमान जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे वक्ता हैं, और मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग फील्ड से हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा उनका परिचय। सबसे पहले छोटी सी गुड़िया अनिका शुभांकर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अनिका शुभांकर अपना परिचय खुद देंगी, इसलिए मैं उनका परिचय नहीं देना चाहती और मैं उनसे बात करूंगी अभी अनिका से। अनिका अपना परिचय देंगी। अनिका, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं। राहुल जी, राहुल कुमार, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरएचपी ग्रुप ऑफ कंपनी हरिद्वार, और आपकी जो कंपनी है वो पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ रमा शर्मा जी, जापान, लव इन टोक्यो से जुड़ी हैं। और रमा जी, वाकई बहुत खूबसूरत जगह, और बहुत सारी जब हम जापान की बात करते हैं तो लव इन टोक्यो हमें हमेशा हमारे जहन में वही बात होती है। अभिनंदन, स्वागत। और रमा जी की खास बात, रमा जी साहित्यकार तो हैं ही, लेकिन वो बहुत अच्छी समाज सेवी भी हैं। समाज की सेवा करना, लोगों की मदद करना, ये इनके आदत में शुमार है। और हिंदी गूंज पत्रिका की आप संपादिका हैं, और ये पहली पत्रिका है जापान में हिंदी के नाम से और हिंदी को समर्पित। तो बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। प्रदीप पाठक जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है प्रदीप जी। पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दोबारा इनका आगमन हुआ है हमारे पटल पर, तो बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और प्रदीप पाठक जी देहरादून उत्तराखंड से आते हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप मीडिया एवं टेक्नोलॉजी कंपनी यूटी मीडिया वेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और एक खास बात प्रदीप जी की है कि वो किसानों के उत्थान के लिए बहुत कार्य करते हैं, तो अभिनंदन है। हमारे पटल पर ऐसे ही महानुभाव, ऐसे ही 30 मार्का जो कह सकते हैं हम, लोग मौजूद हैं और सभी का अभिनंदन है। और हमेशा की तरह हमारी पिलर मजबूत हिंदी साहित्य संस्थान की डॉक्टर मीता गुप्ता, जो कि शिक्षाविद हैं, और अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आज का जो विषय है इन्होंने सुझाया, और इस विषय पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा, जब हम शेयरिंग और केयरिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है, क्योंकि जब हमारे मन में प्यार होता है किसी के लिए, हमारे मन में भावना होती है, हमारे मन में संवेदना होती है, तभी हम किसी की केयर कर सकते हैं और कोई भी चीज़ किसी को हम दे सकते हैं। तो चलिए इस परिचर्चा को आज हम शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ साथ सबसे पहले, क्योंकि छोटी गुड़िया हमारे साथ मौजूद है, अनिका शुभांकर, तो अनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें। जो दर्शक इस वक्त जो नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो अनिका, आप अपना परिचय दें। आप कहाँ पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में हैं? स्वागत है।
जी, मेरा नाम अनिका शुभंकर है और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने शेयरिंग इज केयरिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं अनिका? मैं सैम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। बहुत खूब। अनिका, जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल तो जाते हो ना? तो जब आप स्कूल जाते हो तो लंच टाइम होता है? तो क्या आप अपना लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो? हाँ जी, अच्छा, जब आप अपना लंच शेयर करते हो तो आपको कैसा लगता है? मुझे जब मैं अपने दोस्तों के साथ अपना लंच शेयर करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है तो मुझे और अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया अनिका। अच्छा, और शेयरिंग इज केयरिंग के बारे में आप क्या जानते हो? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताओगे, बहुत सारे दर्शक आपसे आपको देखने और सुनने के लिए बैठे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब है कि किसी चीज को मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर देखना, किसी चीज को एकदम, जैसे देखिए, हम अपने स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर अपना टिफिन शेयर करते हैं, तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है शेयरिंग। आपको लगता है कि शेयर करना अच्छी बात है? जी हाँ। घर में आप शेयर करते हो? क्या शेयर करते हो? मैं जैसे जो भी जैसे मेरे पापा जो भी कुछ लाते हैं कुछ खाने के लिए, तो मैं अपने अपनी दीदी या फिर अपने भैया के साथ शेयर शेयर करती हूँ। क्योंकि बच्चा है, बहुत ज़्यादा सवाल करूँगी तो कहीं परेशान ना हो जाए, हालाँकि आजकल के बच्चे परेशान नहीं होते। अनिका, जब आप स्कूल से वापस आते हो तो आपकी वाटर बोतल में पानी बचता है? उस पानी का क्या करते हो आप? मैं उस पानी को पौधों में डाल देती हूँ, ताकि वेरी गुड। ताकि पानी वेस्ट भी ना हो और पौधों को पानी भी मिल जाए। क्या बात! बहुत बढ़िया अनिका, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत प्यार, बहुत दुलार सभी की ओर से। आपने बहुत अच्छा बोला और फिर हम आपसे कुछ बात करेंगे या मीता जी आपसे कुछ बात करेंगी। अभी आप अपने जहाँ पे आप बैठी हैं, वहीं पे बैठिए, ठीक है? मीता जी, बच्चे से शुरुआत की आज की परिचर्चा को और अच्छा लग रहा है कि बच्चे की अगर ये सोच है तो आगे एक दिशा मिलेगी। लेकिन शेयरिंग इज़ केयरिंग के अपने-अपने मायने होते हैं। तो मैं सीधे-सीधे रमा जी, चूँकि आप साहित्यकार भी हैं और समाज की सेवा भी करती हैं, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग के बारे में जो हर व्यक्ति का अपना एक पैमाना होता है, हर व्यक्ति की अपने एक विचार है, तो और एक मायने होता है किसी भी चीज़ का, तो आपकी नज़र में शेयरिंग इज़ केयरिंग क्या है? स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार विभा जी, नमस्कार मीता जी, प्रदीप जी, राहुल जी और प्यारी सी गुड़िया अनिका को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं जापान से हूँ। यहाँ 35 वर्ष हो गए मुझे और शेयरिंग इज केयरिंग मेरा जो मानना है आजकल सिर्फ एक कविता बन के रह गई है जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं। जस्ट लाइक दैट, अभी अनिका ने बताया टिफिन शेयर करती हूँ, बहुत ही अच्छी बात कही कि पानी वेस्ट नहीं करती, पौधों को देती हूँ, यानी वहां भी शेयर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारा पानी पीना चाहिए, गर्मी इतनी होती है, आपका पानी बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी पोती आपकी एज की है और जब वो पानी छोड़ती है तो मैं उसको बहुत डांटती हूँ कि पानी पूरा क्यों नहीं पिया। तो शेयरिंग की भावना जो है, देखिए हम बचपन क्या जन्म से ही शुरू हो जाती है ये भावना, जो मेरा मानना है। सबसे पहली इसकी शिक्षा कहाँ से मिलती है? अपनी माँ से, जो अपना निवाला हमारे मुंह में डालती है। असली शेयरिंग वहां से शुरू होती है। थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा तो देखता है भाई बहनों को, देखता है आसपास, उनसे अपने खिलौने शेयर करता है, अपनी भावनाएं, उनका प्यार,
यहाँ से शेयरिंग पनपती है। थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल गया, जैसे अनिका है, ये बता रही है दोस्तों से टिफिन शेयर करना, ये भावना थोड़ी और मजबूती पाती है। यानी एक छोटी सी कोपल जो है, जो जन्म से शिशु के साथ माँ ने शुरू की, वो धीरे धीरे परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये बड़े होने तक इसका क्या रूप हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका देखने का नजरिया भी बदलता है, वो चारों तरफ उसका ध्यान जाता है, और सबसे पहले वो आहत भी उसकी ये भावना घर से ही होती है। घर से ये भावना मिलती है और घर से ही टूटती है, क्योंकि जब वो देखता है आजकल के परिवेश में, जैसे वो पहले आपके कार्यक्रम का विषय था एकल परिवार, उसी में देख लीजिए कि घर में वो अपने माता पिता को देखता है बुजुर्गों के साथ मिसबिहेव करते हुए, तो यहाँ पे शेयरिंग की भावना उसकी चोट खाती है। धीरे धीरे ये भावना मरना शुरू हो जाती है। बड़े होते होते तक तकरीबन, मतलब सबकी बात नहीं कर रही, तकरीबन ये भावना अंत तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो स्वार्थ की भावना उसकी जगह आ जाती है। शेयरिंग की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि जो शेयरिंग उसने माँ से सीखी थी वो ही शेयरिंग वो देखता है। माँ उनको तो दे रही है, लेकिन उनकी दादी को, मतलब घर में कोई भी बुजुर्ग है, उनको वो चीज नहीं मिल रही जो उनका हक है। वो दादी के पास छुप के जाता है, उसको मिलती है वो चीज जिसका वो नहीं भी हकदार, तब भी दादी की वो हक से ले लेता है, और दादी कुछ नहीं कहती। वहां उसकी शेयरिंग में पानी पड़ जाता है, जैसे अनिका पौधों को पानी देती है, उस तरह वो पानी पड़ता है भावनाओं पे। लेकिन जब इधर आता है तो वो देखता है माता पिता चीजें छुपा रहे हैं, दादा दादी को नहीं दिखा रहे, तो फिर उसकी भावना एक तेज धूप में आके मुरझा जाती है। तो बच्चा जब कंफ्यूज होके आगे बढ़ता है, जो मेरा मानना है, आगे प्रदीप की भी राय जानेंगे और राहुल जी की भी, कि जब वो बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, तो बड़े होके उसकी लाइफ शेयरिंग होती है, तभी शादी होती है, वहां पे सब कुछ शेयर करना होता है। आजकल आप आंकड़े उठा के देखिए, तलाक पहले से पिछले 10 साल से अभी तक देख लीजिए, पुराना टाइम छोड़ दीजिए, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग की भावना एक कविता बन के रह गई है। असल में शेयरिंग छूट चुकी है, कारण उसको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन वो चीजें छुपाना सीखता है। फिर वो अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, या जो लड़की है तो अपने बॉयफ्रेंड से, सबसे ये चीजें छुपाई जाती हैं। छुपाने की भावना जहां आती है वो शेयरिंग खत्म हो जाती है। शेयरिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके मन में एक बड़ा नन्हा सा पौधा जैसे अनिका का है, वो आप सबके साथ आप शेयर कर रहे हैं। मेरे पास अगर एक रोटी है तो मैं अकेली नहीं खा जाऊंगी। विभा जी, आप भी, मीता जी, आप, राहुल जी, प्रदीप जी, सब जानेंगे। हम लोग अपने मुंह में नहीं डालेंगे, हम अपने बच्चों को भी देंगे, बड़ों को भी देंगे, चाहे उसमें से एक बुर्की उनके हिस्से में आएगी। लेकिन क्या आजकल की पीढ़ी में ये भावना जा रही है? क्या वो देती है? अगर आप कहते हैं देती है तो मैं कहूंगी नहीं देती। कारण वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? फिर अगर ये शेयरिंग की भावना है, अभी भी है, तो वृद्धाश्रम नहीं हो सकते। अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लिया जा सकता है, वहां पे शेयरिंग की भावना आती है। लेकिन जहां वृद्धाश्रम आते हैं वहां शेयरिंग की भावना खत्म हो जाती है। मैंने इस पे कविता भी लिखी है, जब समय होगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। अभी जस्ट मैं बाकी आपको भी सुनना चाहूंगी, अगर दोबारा मौका मिलेगा मैं अपनी कविता भी सुनाऊंगी जी। बहुत बढ़िया रमा जी, सबके अपने विचार होते हैं, और आपने बहुत हद तक जो समाज की जो दशा है इस वक्त, मीता जी सहमत होंगी इस बात से कि जो अभी हम देख रहे हैं, हमारा जो परिवेश है जिस प्रकार से, और जिस तरह से वृद्धाश्रम की आपने बात कही, वाकई कभी कभी ऐसा लगता है कि एक विषय हमें इस विषय पर भी परिचर्चा करनी चाहिए कि वृद्धाश्रम खुलते क्यों हैं, क्यों खुल रहे हैं। अगर हमने वाकई अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं तो वृद्धाश्रम खुलने नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आप लाखों लाख रुपए वृद्धाश्रम में देते हैं उनकी केयर करने के लिए, क्या एक व्यक्ति अपने घर में नहीं रख सकते उनकी केयर के लिए, ताकि माँ बाप आपकी नजर के सामने रहे? लेकिन खैर ये तो हमारा आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन इस विषय पर बात की जा सकती है। और बहुत बहुत साधुवाद आपको अपने विचार रखने के लिए। मैं चाहूंगी कि राहुल जी, आप आमंत्रित हैं और आप अपने विचार रखें, क्योंकि आपके क्या पैमाने हैं, किस पैमाने पर आप शेयरिंग इज केयरिंग को बांधते हैं, या फिर जो एक इंसान की अपनी जो राय होती है, जो अपनी
एक धुरी होती है व्यक्ति जिसके इर्द-गिर्द घूमता रहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय रखें और अपने मायने बताएँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग आपके लिए क्या है? स्वागत है आपका। और राहुल जी, संजोग की बात है, मीता जी एक बात और बताना चाहती हूँ, रमा जी, प्रदीप पाठक जी हमारे कार्यक्रम से जुड़े थे, एक टॉपिक था परिचर्चा में, और राहुल जी उनके बगल में बैठे थे, वो सुन रहे थे और सडनली फिर वो भी आए परिचर्चा में, तो बड़ी ही रोचक परिचर्चा वो हो गई थी। तो राहुल जी, आपका इस बार आपका तहे दिल से स्वागत है और आपको पूरा समय मिलेगा, हम आपको सुनेंगे। स्वागत है आपका। माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदीप पाठक जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, और राजीव अग्रवाल जी का, उनका भी मेरे पास कॉल आया था इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। और जिस हिसाब से आप चर्चा कर रहे हैं वास्तव में, और जितना छोटी बच्ची ने बताया, वो एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं छोटी बच्ची को, अनिका को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। शेयरिंग का जब मुझे टॉपिक कल बताया, मैंने इतनी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन मुझे एकदम कुछ वर्ड्स ध्यान में आए। पहले हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते थे, अपना टीचर ने भी बताया है कि जितना ज्ञान हम बांटते हैं उतना ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता है। हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन हम उस ज्ञान की चर्चा किसी से नहीं करेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो उससे प्लस पॉइंट ये होगा कि दूसरों, जो ज्ञान हमारे पास है वो दूसरों को भी वो ज्ञान प्राप्त होगा। वो शेयर हम जितना करेंगे, और वास्तव में कुछ अच्छी चीजें शेयर करते हैं तो सामने वाले का भी केयर होता है और अपना भी केयर होता है। तो इस सब्जेक्ट पे मैंने सबसे इम्पोर्टेंट यही सोचा है कि अगर मेरे अंदर कुछ ज्ञान है, मेरे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, तो वो मैं अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्किल में और समाज में उसको शेयर करूं। ये एक मेरा मेन मुद्दा था। और एक छोटा सा, अभी परसों ही एक एग्जाम्पल भी मेरे साथ में हुआ। एक मेरे मित्र हैं, उनको कुछ अच्छी आयुर्वेदिक की प्लस योगा की अच्छी कुछ नॉलेज है। और उसी टाइम पे मेरे एक मित्र का फोन आया दिल्ली से कि मेरे पैर में कुछ पेन हो रहा है, और मैंने सारी मेडिकल फैसिलिटी जितनी थी सब कर लिया है, बट वो पैर ऑपरेट करना पड़ेगा। और सेम टॉपिक पे एक मेरे जो मित्र सुबह मिलते थे, उन्होंने कहा कि राहुल, ऐसा मतलब क्या हुआ, क्या है? बोले मैंने उनके पैर में थोड़ा साइटिका का कुछ पेन हो रहा है, बट वो बोल रहे कि डॉक्टर बोले आप उसको ना फटाफट हरिद्वार बोलो, मुझे उसकी पूरी नॉलेज है। और उनको मैंने कहा ये इतना बड़ा ज्ञान है तुम्हारे पास, तो मैंने उनको इमीडिएट गाड़ी भेजी, उनको बुलाया हरिद्वार, और उन्हें 2 दिन से वो उनके अंदर ज्ञान था, वो ज्ञान किसी तरह ट्रांसफर कराया। और आज मैं खुशी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आज कल वो मेरा दोस्त दिल्ली वापस जा रहा है और बड़ा खुश होके जा रहा है। कुछ उनको इस तरीके की कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा क्रियाएं इस तरीके की सिखाई कि वो काफी हद तक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वो अपने आप को फील कर रहा है। तो यही बात है। राहुल जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। और हम जब अच्छी चीज दूसरों तक पहुंचाते हैं, कहते हैं ना कि मुंह से बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो आपने जो किया वास्तव में साधुवाद है आपको। और इसी तरह हम अच्छी बातें फैलाएं, शेयर करें, जो कि आज के समय में थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही करें पर अच्छा काम करें। आपने बहुत अच्छा काम किया, और निश्चित तौर पर ईश्वर भी आपके साथ है, और साथ ही साथ आपके मित्र के साथ जो उनको परेशानी की दूर हो रही जो मेरे मित्र हैं, उनका ये ज्ञान शायद वो कॉमर्शलाइज कभी नहीं करते, बट जब डिस्कस हुआ मुझे लगा इनके पास तो इस लेवल की नॉलेज है, उस लेवल को क्यों ना इनसे शेयर कराया जाए। तो फिर मेरे दोस्त से अपने डिस्कस किया, वो दोस्त दिल्ली से आए और उनके पास जितना भी ज्ञान था उन्होंने शेयर किया, और वास्तव में वो सब योगिक क्रियाएं वगैरह उन्होंने कराई पूरा। तो नाउ अच्छा वो फील कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मुझे लगा कि जितना हमारे पास ज्ञान है
हम उसको समाज के लिए, हम उसको परिवार के लिए जितना हम शेयर करेंगे तो शायद उसमें सामने वाले को भी उसका बेनिफिट होगा और हमें भी एक अच्छी सांत्वना मिलेगी कि हमारे ज्ञान से दूसरे को कुछ बेनिफिट हुआ या उसको वो आगे बढ़ा। ये मेरी एक छोटी सी चर्चा। बाकी ये मैम आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा, मैं इसके लिए दिल से साधुवाद बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं आपको जो मेरा मित्र था जिसके लिए मैंने ये बात बताई, एक मिनट के लिए आप आ जाओ, कि वो मेरे मित्र भी मेरे बाजू में है, जो अभी शेयरिंग एंड केयरिंग की बात थी। ये सभी को प्रणाम, स्वागत है आपका। हाँ, तो यही मित्र थे, इनके पैर में प्रॉब्लम थी ना, वो अच्छा फील कर रहे हैं और अब उसको जो उन्होंने शेयर किया, इनको अपना ज्ञान, उस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत सुंदर। और हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, डॉक्टर पुष्पता तनेजा जुड़ी हुई हैं, नेहा शर्मा हमसे जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ कौस्तुभ जी जुड़े हुए हैं। अभिनंदन, स्वागत, आप सभी का स्वागत है। जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर कीजिए। शेयरिंग पर हम बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारे कार्यक्रम को भी आप शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून खूबसूरत वादी से। तो प्रदीप जी, चाहूंगी कि आप भी अपनी बात रखें कि आपके लिए शेयरिंग इज केयरिंग के क्या मायने। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, एंड सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा लगा राहुल के विचार सुन के, मैम के विचार सुन के, और ये बिटिया तो इसको देख के लग रहा है कि एक वैल्यू सिस्टम का पार्ट है। बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के कि जब बच्चे एक ट्रेडिशनल फेस लिए हुए होते हैं ना तो बड़े अच्छे दिखते हैं, तो समाओ काफ़ी कनेक्ट कर रही है और बहुत अच्छी इसने बात भी कही शेयरिंग के बारे में। मैं क्योंकि तकनीकी का आदमी हूँ तो थोड़ा टेक्नोलॉजी को लेके कुछ चर्चा करूँगा आज। आज की डेट में अगर हम बात करें शेयरिंग की, शेयरिंग बड़ा एक जनरल शब्द है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है शेयरिंग, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ। लेकिन अगर हम शेयरिंग की बात करते हैं तो आजकल सिर्फ चैट शेयर, इमेज फाइल शेयर, फोटोग्राफ शेयर, इमोशन शेयर, तो सब कुछ आजकल मोबाइल से चल रहा है। सब कुछ आजकल फेसबुक, ट्विटर से चल रहा है, और सब कुछ आजकल आपको किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग्स जाहिर करनी है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहा है। तो मैं कहूँगा हम लोग धीरे धीरे वर्चुअल वर्ल्ड की ओर घुस रहे हैं। अपार्ट मतलब जो हमारा ह्यूमन वर्ल्ड था वहाँ से अब हम वर्चुअल वर्ल्ड की ओर जाने की मतलब तैयारी में है कि अब काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ भी चुके हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। एक, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो लगभग नीचे जाता जा रहा है, उसका जो डिग्रेडेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और दूसरा, लाई बहुत बड़ा है, झूठ बहुत बड़ा है समाज में। आप देखें ना, मतलब मैं अगर एक छोटी सी भी बात करूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार क्या कर रहे हो, भले हम सो रहे हो अपने बिस्तर में, अरे यार बहुत काम है आज, बहुत बिजी हूँ मैं, तो फ़ोन पे किसी को कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं और यही बच्चे हमारे सुन रहे हैं। हमको इतना ज़्यादा हिट किया गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। आपको याद होगा पुरानी परिचर्चा में जब हम थे तो हम फेसबुक और ट्विटर के बारे में हम काफ़ी बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया के बारे में हम बहुत बातें कर रहे थे। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, मतलब समाज के लिए और आगे बढ़ने के लिए बिना तकनीकी के आप नहीं। आज हम ये परिचर्चा में भी एक साथ इससे जुड़ पा रहे हैं। मैम जापान से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, आप लोग अलग अलग लोकेशन से जुड़े हुए हैं। तो तकनीकी सब जगह तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, बट हमको जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसकी दोबारा से एक रिवीजन क्लास होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये जो वैल्यू सिस्टम था ना, देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम में। बिल्कुल मैम, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मैम इतने दूर से जुड़े हैं, आप लोग अलग अलग सब लोकेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सब तकनीकी का ही योगदान है। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा भी अगर हम अपने जो हमारा वैल्यू सिस्टम है जिसके अंदर शेयरिंग की बातें सिखाई जाती थी, हम लोग स्टोरीज भी वही पढ़ते थे जहाँ शेयरिंग की बात होती थी। हम लोग बताते थे कि हाँ भाई पंचतंत्र आप देखें, उसकी कहानियाँ पढ़ते थे, उस तरह की कई चीज़ें होती थी। इवन कॉमिक्स भी अगर पढ़ते थे, भले उसमें फन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं शेयरिंग की कुछ ना कुछ बिंदु उसके अंदर आते थे, टॉपिक्स आते थे।
अब एक छोटा सा वैल्यू क्लास का एक सिस्टम का एक हमारे पास एक क्लास में, बच्चों की क्लास में एक सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें पढ़ाया जाता है कि भाई शेयरिंग ये है। और दूसरा, जैसे मैम ने बोला और राहुल जी ने भी बोला कि शेयरिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप नॉलेज है, आपको किसी चीज़ का आप नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं, वो शेयरिंग है। आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जिनका आप मतलब अब भोग करना आपने बंद कर दिया, आप उतना ही आपके पास है, मतलब अब बहुत सारा हो गया है, उसके अलावा अब आप क्या करें? तो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पड़े हैं उसको आप शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको लगता है कि हम नॉलेज के रूप में या किसी एक्टिविटी के रूप में शेयर करना चाहें किसी के साथ, तो वो सब शेयरिंग का ही पार्ट है। और यही मुझे लगता है केयरिंग भी है। अगर जैसे आप देखते हैं कि हमको दिखता है सामने, हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को जब गौर से देखते हैं तो आपका बच्चा या आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बड़े क्लोजली आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, लेकिन क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट नाउ डेज। अभी बहुत उन लोगों का बहुत जो आईक्यू लेवल है वो हमारे आईक्यू लेवल से मतलब वे बियॉन्ड है, बहुत बहुत अलग है, मतलब बहुत अलग तरीके से उनका सारा सिस्टम। और पिछले 10-15 सालों में जैसे दुनिया चेंज हुई है ड्रास्टिकली, 360 डिग्री हम चेंज हुए हैं। तो ये चेंज इतनी तेजी से हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको लगता है कि हम बहुत मतलब आज के ज़माने के हिसाब से बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत बुरी तरह पीछे आउटडेटेड हो जाएंगे। और आगे का टाइम इतना फास्ट होगा कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल धूमिल हो जाएंगी। तो मुझे एक जो मेरा जो जिस्ट है बात का वो यही है कि हम भले कितने मॉडर्न हों, भले हम टेक्नोलॉजी को जानें, भले हम अच्छे रिसोर्सेज के साथ आगे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू सिस्टम हमेशा बना होना चाहिए। और वो घर से ही शुरू होता है। वो आपके एक पूजा के कमरे से शुरू हो सकता है, वो सुबह आपके जल्दी उठ के स्नान करने से शुरू हो सकता है, वो अपने क्या कहते हैं ग्रैंड पेरेंट जो आपके दादा दादी, भले वो आपके पास नहीं है, आप उनको एक कॉल करिए, उनसे रोज बात करिए, वीडियो कॉल करिए अगर आप वहाँ नहीं हैं। अपने बच्चों को बैठाइए उस कॉल में, बेटा देखो दादू से बात करो, दादी से बात करो, नानू से बात करो, नानी से बात करो। आप अपने भाई बहनों जो आपके कजिन्स हैं उनको लेके आइए, ग्रुप कॉल करिए। मतलब टेक्नोलॉजी है, आप दूर हैं, अलग अलग हर आदमी व्यस्त है, बट कहीं ना कहीं हम इन वैल्यू सिस्टम को अपने नए तरीके से भी एड ऑन कर सकते हैं। तो मुझे लगेगा कि ये भी एक शेयरिंग केयरिंग होगा। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मॉडर्न तरीके से कुछ समझा रहे होंगे, लेकिन हमारी वैल्यूज़ भी उनके अंदर जा रही होंगी। और कल जब आप उस एज में पहुंचेंगे, उस पड़ाव में पहुंचेंगे, जब आपको लगेगा कि आपको सपोर्ट सिस्टम की आपको ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आपके लोग आपके आसपास खड़े हुए नजर आएंगे और वो भी आपकी वैसी केयर कर रहे होंगे जैसे आज आप केयर कर रहे हैं उनकी। तो मुझे लगता है कि ये होगा। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, अभी राहुल जी ने एक मित्र से मिलवाया, विश्वा। देखिए वैभवी जी, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कड़ी कैसे जुड़ती है, उस परिचर्चा में मैंने राहुल को अपने साथ लिया था। विश्वा भी हमारा एक मित्र है, तो हो सकता है अगली अगली परिचर्चा बार में परिचर्चा में वो भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये लोग ये जो भी हमारी टीम है या हमारे जो भी हम लोग मित्र हैं, हम लोग काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के साथ। और मतलब जैसे एक वो अभी अपने घर में है राहुल, तो साथ में विश्वा भी वहीं पे है, तो हम लोग एक काइंड ऑफ फैमिली टाइप है। तो आज मैंने राहुल को जोड़ा अपने साथ, अब राहुल ने आज विश्वा को जोड़ा है, और फिर ये कड़ी ऐसी बढ़ती रहे, कुछ ना कुछ नए लोग और अच्छे भी आते रहें। तो मेरा अनुरोध ये बिल्कुल। होगा कि कुछ इस तरह के और भी टॉपिक हम लाएंगे ताकि और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत अच्छा आपने कहा। और वाकई कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है, और कड़ी से कड़ी जुड़ते जुड़ते हमारे पास बहुत सारे हमारे वक्ता के रूप में जो व्यक्ति विशेष हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमारी उनकी बातचीत होती है, एक कनेक्टिविटी बनी हुई है अभी तक, और ये अच्छी बात है। ये भी एक तरह की केयरिंग है कि हम अगर किसी से जुड़े हैं तो उनके बारे में सोचते हैं, या उनको कभी कॉल कर लेते हैं, कभी मैसेज कर लेते हैं, तो एक तरह से केयर है, ये पोषण है। केयरिंग मुझे लगता है एक पोषण है जिससे हम अपने रिश्ते को, अपनी चीज़ों को सहेजते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं जुड़ गए हैं। अभिनंदन, स्वागत भाई साहब, आपकी कमी बहुत खली। पिछले 2 कार्यक्रम में आपका पदार्पण नहीं हुआ था तो बहुत कमी खलती थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप भेजते रहते हैं। और ट्विंकल यादव हमारे साथ जुड़ी हैं। अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। शेयर करते रहिए, आज की परिचर्चा को 4 चांद लगाइए। प्रदीप जी, राहुल जी ने अपने अपने विचार रखे। और रमा जी, कौन सी कविता आप सुनाने वाली थी? मैं चाहूंगी कि आप जरूर सुनाएं। उसके बाद थोड़ी सी बातचीत हम मीता जी से करेंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम को हम बढ़ाएंगे। तो रमा जी, कौन सी कविता है? हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। जी विभा जी, मैं पिछले महीने बैंकॉक में आमंत्रित थी
वहाँ पे भी कार्यक्रम था, तो मैंने यही बोला कि बैंकॉक में भी वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं, यानी कि शेयरिंग की भावना खत्म हो रही है। शेयरिंग की भावना, राहुल जी ने जैसे कहा, वो बहुत अच्छी चीज है, आपने किया। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर हम किसी अनजान व्यक्ति से करते हैं, वो हमारी वहां पे हमारी भावना को रमा जी, ये डॉक्टर काम आती है। डॉक्टर पुष्पलता तरेजा जी ने एक संदेश भेजा है कि केयरिंग का समय आजकल के युवा लोगों के पास नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम बंद नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस पे, क्योंकि वृद्धाश्रम पे ही मैंने एक कविता लिखी है, माँ बच्चे का रिश्ता। क्योंकि यहाँ पे देखिए, शेयरिंग और केयरिंग दोनों चीजें आती हैं। क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे से शेयर भी करेगी और उसकी केयर भी करेगी। तो मैं कविता सुनाती हूँ, ज्यादा समय नहीं लेती। माँ बच्चे का रिश्ता। सत्यम शिवम सुंदरम जैसा ही होता है ना ये रिश्ता, बहुत पवित्र, बहुत गहरा, अंतर तक जुड़ा होता है। नाल कटने के बाद भी नहीं कटता, जुड़ा रहता है। माँ उसे सारी उम्र ढोती है, माँ उसे सारी उम्र ढोती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, अपनी दुनिया में रम जाता है, भूल जाता है उस नाल को जो अभी भी उसके साथ उसके पीछे घिसट रही होती है। क्योंकि नाल तो कट जाती है, लेकिन एक अदृश्य नाल, जिसको शेयरिंग और केयरिंग कहेंगे, वो माँ की जुड़ी रहती है बच्चे के साथ। तो बच्चा बड़ा हो जाता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। नाल के साथ बंधी माँ मिट्टी में धूल धूसरित नाल को संभालने में लहूलुहान होती जाती है। अब नहीं संभाल पाती वो अपने जन्मे हुए गर्भ को, उसका शरीर अब साथ नहीं देता। फिर भी अपने बच्चे के लिए अपने दर्द को भूल पीछे घिसटती हुई नाल को संभालने में ही जीवन गवा देती है। उसकी आह किसी को सुनाई नहीं देती, शायद उसे भी नहीं। उसकी कराहें अंदर ही अंदर घुटकर उसे मार डालती हैं। उसका बच्चा नहीं ढो पाता उसके बीमार लाचार शरीर को। बेदर्दी से हाथ में खंजर लिए काट देता है वो उस नाल को। आजाद हो जाता है उस बंधन से, उस सत्य से जो शिव की तरह सुंदर था। जन्मदात्री का साथ कब कहां छूट गया वो जान भी नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता उसके पीछे दो ममता भरी आंखें कब पथरा गई, दो दुआओं भरे हाथ कब शिथिल होकर गिर पड़े, कब उसकी नाल मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गई, कब शिव मर गए। बस ये मतलब मेरी अपनी भावनाएं हैं जो मैंने देखा है, और बहुत दिल दुखता है। हम शेयरिंग केयरिंग दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन ये घरों में खत्म होता जा रहा है। इसकी भावना को हमें पोषण देना चाहिए। इस मासूम से देखिए, वो पानी को वेस्ट नहीं करती, वो पौधों को देती है। ऐसी भावना वो घर में बुजुर्गों को भी करेगी। लेकिन अगर हम वो देखेगी कि घर में गलत हो रहा है, तो बच्चा ना चाहते हुए भी वो सीखता रहता है। रोहित जी ने भी कहा, वो ही चीजें होती हैं। तो शेयरिंग केयरिंग की भावना हम बड़ों से सीखते हैं, पर हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं। आप विदेश में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर ओल्ड एज केयर होंगे, वो भी इसलिए कि जो बहुत ओल्ड है उनके लिए, जिनके बच्चे नहीं है, या बच्चे सभी अपने केयर करते हैं, अदरवाइज सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है। उनके घर में जैसे जो यंग है, समाज सेवी हैं, जिनके शरीर में दम है, वो अपने घर का करके वो एप्लीकेशन दे देते हैं सिटी ऑफिस में। सिटी ऑफिस कहते हैं जी वहां पे घर में बुजुर्ग है, आप उनकी केयर करने पहुंच जाइए। तो वो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनकी केयर करते हैं। उनको एक घर वाला, अपने घर में माहौल मिलता है, उनको एक अलग जगह नहीं फेंक दिया जाता। पर देश में ऐसे देखते हैं तो अपने देश को देख के दिल दुखता है। तो हमने इसी भावना को पोषण देना है। तो अनिका से सीखना है हमने हमारी गुरु अनिका है। बाकी आप प्रदीप जी, आप बताइए, आपसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल जी शायद अभी उनकी नहीं हो रहा, तो आप बताइए, आपसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मीता जी को भी सुनना चाहेंगे। जी, आपकी कविता एकदम बहुत अच्छी, आपने एक पोएट्री किया और बहुत अच्छा
मार्मिक आपने चित्रण भी किया इस कविता के माध्यम से। मतलब कई बार होता है ना, ऐसे शब्द सुनने आप बंद कर देते हैं, जैसे आप बोल रहे थे अभी कि माँ के नाल से जुड़ा रहना, और उसका एक आपने एक बैकग्राउंड, एक आपने एक दृश्य जी तैयार जी किया अपनी माध्यम से। तो ये बहुत सही आपने बोला कि इमोशंस का जो अब पैमाना रह गया है ना, जो नापने का तरीका है वो भी बड़ा डिफरेंट हो गया है। और जैसे आपने वृद्धाश्रम की बात की, एक वृद्धाश्रम की बात, देखिए एक तो मैटर आपने बिल्कुल बीच में बोल ही दिया कि जहाँ बच्चे नहीं कर रहे हैं वहाँ लुक आफ्टर गवर्नमेंट कर रही है। और हमारे देश में अभी इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, तो और हमारे देश का इकोसिस्टम भी ये कहता है कि अपने माता पिता की सेवा आपको करनी है, और जो बुजुर्ग आपको कोई दिख रहा है, यथा जो भी आपको जैसा समय काल है, जिस हिसाब से आपकी परिस्थिति है, उसके हिसाब से उनको भी आपको हेल्प करनी है। तो ये हमारा इकोसिस्टम शुरू से रहा है, इसलिए हमें ये रहा नहीं है। हालांकि मैं इसको गवर्नमेंट के लिए इसकी बहुत तारीफ नहीं करने वाला, कि गवर्नमेंट को भी इस तरह की चीज़ें इनिशिएट करनी चाहिए और बेहतर तरीके से, ताकि जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, वो उनको उतनी तकलीफ ना रहे जितनी तकलीफ उनको महसूस होती है। बट मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम, अगेन जो आपकी कविता थी उसके हिसाब से मैं अगर बोलूँ, वृद्धाश्रम की अगर हम बात करते हैं, या इस तरह की कोई एक्टिविटी जो बुजुर्गों के लिए है, कहीं ना कहीं वो हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो हमारी उन भावनाओं को छेड़ती है हमेशा। जैसे अब आपके साथ अगर सब सही चल रहा है तो एवरीथिंग इज फाइन वाला हिसाब है, अगर अगर आपके साथ चीज़ें गड़बड़ हैं तो फिर आप इन सारे टॉपिक को भी कलेक्ट कर लेते हैं अपने साथ कि अरे यार देखो वहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है। तो वही मैंने भी जब अब बोल रहा था पहले, तो मैंने यही बोला भी कि अपनी ये सारी चीज़ें घर से शुरू होती हैं। आपको अपने से ही देखना होता है, अपना आकलन करना होता है, दुनिया को बताने के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से अपना आकलन करिए। और आप देखिए कि कुछ ऐसा तो नहीं आप कर रहे हैं अपने माध्यम से जिसकी वजह से गलत संदेश आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग आप जिनसे आप घिरे रहते हैं उनके पास जा रहा है। जी केयरिंग जी कुछ भी हो बिल्कुल। सकती है। आप अपने ऑफिस में हैं, आप एक कप कॉफ़ी पिला दीजिए किसी को, वो भी एक केयर है। अगर आप जैसे आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बांट सकते हैं, किसी को दे दीजिए उसको। अगर कोई बच्चे आपको दिख रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा मिल बांट के हंसी खुशी की कुछ बातें कर लीजिए, जोक कर लीजिए, वो भी एक शेयरिंग है। तो शेयरिंग का बिल्कुल कोई भी एक तरीका हो सकता है। आपके पास कुछ नहीं है, आप लोगों को खुश करिए, वो भी एक शेयरिंग है। तो शेयरिंग। उनकी एक मुस्कान बन जाइए, तो वो भी एक शेयरिंग है। तो मुझे आपकी कविता बहुत पसंद आई। हालांकि मैं भी थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ लिखता हूँ, बहुत बट बहुत आभार। आपकी कविता बहुत मान लेती है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी पुनः अपनी बात रखने के लिए। और सीधे हम चलते हैं हमारी शिक्षाविद के पास। मीता जी, कंक्लूजन के साथ साथ आज की जो परिचर्चा का विषय हमने चुना, हमने क्यों चुना, हमारी परिस्थितियां क्या है इस वक्त, और कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, सुरेंद्र भाई साहब लगातार जुड़े हुए हैं, और मीता जी का वक्तव्य हो गया क्या सुरेंद्र शर्मा सागर जी मीता जी के परम भक्त हैं, फैन जिसको कह सकते हैं। मीता जी का वक्तव्य नहीं हुआ है, आप धैर्य से बैठे सुने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति विशेष का कितना प्रभाव है आपके जीवन में, या उनके वक्तव्य का। कोई अगर व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है तो आप समझिए कि आप बहुत मायने रखती हैं। खैर, देवेंद्र साहू हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कौस्तुभ जी लगातार जुड़े हुए हैं। और मीता जी, एक संदेश डॉक्टर पुष्पलता तरेजा जी का आया था और पता नहीं इधर उधर हो गया है, मैं ढूंढती हूँ। संदेश उनका कुछ आया है और उस पर वो बात उनका करने उन्होंने लिखा है पुष्पलता जी ने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पेट्स जी की जी केयर जरूर। के बारे में कोई नहीं बोला। और एक किसकी? कौस्तुभ मांजरे जी ने भी लिखा है, जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, सरकार द्वारा उनकी सारी सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए। तो एक एक ये भी संदेश अच्छा है। पेट्स की केयर के बारे में, जो घर में आप पेट्स रखते हैं अपने, तो उनकी केयर के बारे में, वो एक अच्छा एक पॉइंट है ये भी, इसको आप मेरे पॉइंट ख्याल है से बिल्कुल। मैम इंक्लूड कर सकती हैं। विभा जी, मैं बोलूं? जी, सबसे पहले सभी को सादर नमस्ते, और मंचासीन सभी विद्वानों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। और हमारे आभासी मंच पर वर्चुअल हमसे जितने हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जुड़े हैं, उन सबको भी मेरा आभार, हिंदी साहित्य संस्थान का आभार,
कि आप होते हैं तो हमारे उत्साह में और ज़्यादा हम बढ़ जाता है उत्साह हमारा, और आप हैं तो हम हैं, जैसे हमेशा विभा जी कहती रही हैं। आज का विषय शेयरिंग इज केयरिंग एक बहुत ही सामयिक विषय है, जैसे कि मैं अभी तक परिचर्चा सुन रही हूँ सभी वक्ताओं की। तो हम ये प्रयास करते रहते हैं कि जिन चीजों को हमारे बच्चे, हमारा युवा समाज अब कुछ भूलने लगा है, क्यों ना उसका पुनरावलोकन किया जाए और उनको फिर से देखा जाए। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे बड़ों से सीखते हैं, जैसा कि सभी विद्वानों का मानना है। तो ये परिचर्चा भी एक माध्यम है बड़ों के द्वारा बच्चों को यह संदेश देने का कि हमारी संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति शेयरिंग इज केयरिंग पर बल देती है। और मैं यदि याद करूं तो महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी ने एक स्थान पर ये कहा है कि सुंदर है विहग, विहग यानी पक्षी, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, सुमन यानी फूल, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यानी तमाम योनियों में मानव और प्रकृति के सभी उपादानों में मानव सबसे सुंदर है। तो जब मानव सबसे सुंदर है तो निश्चित तौर पर उसकी भावनाएं भी सबसे सुंदर होंगी, और शेयरिंग इज केयरिंग उसमें से एक भावना है। अब हम सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि जब हम शेयर करते हैं। मीता जी, आपके जी, वक्तव्य के साथ एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर जोड़ दें, जो कि डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने पूछा है, और बहुत विशेष मुझे लगता है आज की परिचर्चा के लिए और इस विषय के लिए बहुत विशेष प्रश्न है कि आजकल जानवरों की देखभाल जो हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है, उनकी ज़्यादा केयर होती है। उनको अपने बिस्तर पे सुलाया जाता है, बिस्तर पे ओढ़ाया जाता है, मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। अगर मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, इस तरीके से, तो उस पर प्रकाश आप ज़रूर डालें। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम इंसान होकर इंसान की केयर नहीं करते तो जानवरों से इतना लगाव क्यों? आप इस बात का भी जवाब ज़रूर दें और आप अपना वक्तव्य पूर्ण करें। स्वागत। जी। मैं अपने बात पर वापस आती हूँ, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम शेयर करते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या भावनाएं होती हैं। सबसे पहले हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, हम सकारात्मक हो जाते हैं, हमारे सोशल स्किल्स बढ़ते हैं, सामाजिक कुछ कौशल होते हैं जो हमें अपने आसपास वाले लोगों, चाहे हमारे पड़ोसी हों या हमारे अपने रिश्तेदार हों, या हमारा अगर हम वर्क प्लेस कहीं काम करते हैं तो वहाँ जो सोशल स्किल्स जिनकी ज़रूरत होती है, सामाजिक कौशल कहा जाता है, जिनमें अभी प्रदीप जी ने कहा कि किसी को एक कप चाय पिला दी तो भी वो शेयरिंग है। आपने ये तो चाय पिलाना तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, अगर सुबह मिले और हंस के गुड मॉर्निंग कर ली वो भी एक शेयरिंग है। अभिवादन से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, अभिवादनशीलस्य ये सबने श्लोक पढ़ा ही है, जानते ही हैं। तो हम, और इसके साथ साथ हमारे अंदर एक एम्पैथी की भावना आती है, हम दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि जो वो सोच रहा है ठीक वही हम सोचते हैं, जो दर्द उसको है उस दर्द को हम महसूस करते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस बात को लेकर कि हमने शेयर किया, हमने केयर की। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जब हम शेयर करते हैं या हम किसी की केयर करते हैं तो वो हम किसी और के लिए नहीं करते, वो हम खुद अपने लिए करते हैं। ये प्रश्न मुझसे एक बार मेरे पास मेरे 2 बेटे हैं, उनमें से छोटे बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा कि मम्मा आप इतना कुछ सब कुछ करती हैं, बहुत सारे काम आप करती हैं दूसरों के लिए, ये आप किसके लिए करती हैं, अपने लिए या उनके लिए? तो इस प्रश्न ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि वास्तव में मैं उनके लिए कर भी क्या सकती हूँ। मैं ईश्वर तो हूं नहीं कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकूं, जितना थोड़ा बहुत मेरे पास है उसमें से मैं कुछ कर देती हूँ। तो ये वास्तव में मैं करती अपने लिए हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो एक संतुष्टि की भावना, एक संतोष की भावना मेरे अंदर संचरित होती है, और वो संतोष मेरे व्यक्तित्व को बढ़ाता है,
मेरे व्यक्तित्व को और भी अधिक निखारता है, मेरे चेहरे पर और भी मुस्कान लाता है, मेरे चेहरे पर और भी ज्यादा रौनक लाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें सेल्फलेसनेस की भावना आती है, यानी हम अपने से बढ़कर, अगर हिंदी में इस चीज को समझ सके तो एक होता है व्यष्टि। व्यष्टि यानी आपके लिए संदेश पढ़ लीजिए। जी ये भी केयरिंग है, इसको भी प्रेरणादायक उत्तर। जी सागर जी बहुत ये भी केयरिंग है, केयर करना केयरिंग है, और आपने मैसेज शेयर किया तो ये शेयरिंग भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रही थी कि आपके अंदर एक संतुष्टि की भावना आती है, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ। शिक्षा और विद्या से बढ़कर कोई चीज बांटी नहीं जा सकती है, जैसा कि राहुल जी पहले कह चुके हैं, मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम कुछ देते हैं तो वो जो संतुष्टि की भावना आती है, एक शिक्षिका होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक उस जगह खड़ी हूँ जहां मुझे होना चाहिए। एक शिक्षिका होने के नाते जिस ओर मेरा मुंह होना चाहिए, यानी प्रगति की ओर, उन्नयन की ओर, विकास की ओर, समाज को साथ लेकर चलने की ओर। क्योंकि मैं 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों को डील करती हूँ, वो उनका बड़े मोल्डिंग ईयर्स होते हैं, उनमें संस्कार जो अभी तक नहीं पड़े हैं, अगर बीज आपको डालने हैं तो फिर 18 साल के बाद बच्चा वयस्क हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है मोल्डिंग में। तो वो जो मेरे पास 15 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं, तो जो मैं उनको दे रही हूँ वो सही दे रही हूँ, ये संतुष्टि मेरे अंदर आती है जब कुछ भी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, जैसे मैंने कहा एक मुस्कुरा देना भी, क्लास में घुसते ही गुड मॉर्निंग बच्चों कह देना, और बच्चों का उतनी ही जोर से, 40-45 बच्चों का उतनी ही जोर से जवाब आना, तो आपको एनर्जी से भर देता है, संतुष्टि से भर देता है। इसके साथ साथ हमारे अंदर काइंडनेस बहुत ज्यादा आती है, हम दूसरों के प्रति बहुत काइंड हो जाते हैं और विनम्र भी हो जाते हैं। अहंकार हमारा गल जाता है, क्योंकि अहंकार सारी बुराइयों की जड़ है। ये सब तो वे बातें हुई जो अगर हम शेयर करते हैं तो। इसके बाद मैं इस बात को लेना चाहूंगी कि हम किन चीजों को शेयर कर सकते हैं और करते रहे हैं। सबसे पहले तो जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है। हमने देखा है बरेली में, मैं बरेली में रहती हूँ, मैंने देखा है और हमेशा बरेली वासी इस बात पर नाज करते हैं कि हमारे यहाँ एक मंदिर है जो एक मुसलमान भाई ने जमीन उसकी डोनेट की है और उस पर वो मंदिर बना हुआ है। तो ये एक शेयरिंग है, सच्ची शेयरिंग। इसको कहते हैं सोशल स्किल, कि कहाँ जहाँ धर्म के नाम पर उन्माद होता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, वहां एक मुसलमान भाई मंदिर के लिए जमीन देते हैं और वहां मंदिर बनता है और लोग वहां पूजा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सच्ची शेयरिंग है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की बात जैसे हमने की, इसके साथ हम देखते हैं नॉलेज की शेयरिंग, इंफॉर्मेशन की, जैसे अभी राहुल जी ने कहा। इसके साथ हम इमोशंस की शेयरिंग करते हैं, इमोशंस में हम सपोर्ट देते हैं, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा कि हमारा वैल्यू सिस्टम भारत का बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। हमारी संस्कृति ऐसी है जिस पर लोगों को नाज है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी। हाँ, समय रहते कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो आ जाती हैं। नदी बहती है तो छोटी छोटी उपधाराओं का मटमैला पानी भी उसी में आता है, लेकिन वो नदी अपने उस सारे पानी को समेट कर सीधे जाकर गंगा सागर में डेल्टा बनाकर गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये विसंगतियां हैं निश्चित तौर पर। युवा वर्ग को ये समझाना है हमें, हम बड़ों का कर्तव्य क्या है, यही तो है कि हम समझाएं बच्चों को। और मैं नहीं समझती कि कोई युवा नहीं समझता है, वो समझता है। हाँ, परिवार से वो बात आनी बहुत जरूरी है, माँ की नाल से वो बात आनी जरूरी है, दादी के किस्से कहानियां उसके पास होने चाहिए। एक अंग्रेजी में कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं जरा उसको कोट करना चाहूंगी कि एक दिन एक बच्चा, घोड़े की एक सैडल होती है ना जो चमड़े का होता है, जिसके ऊपर घोड़े के ऊपर रखते हैं, फिर सवार उसके ऊपर चढ़ता है। तो वो बच्चा उस सैडल को साफ कर रहा था, तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसको इसलिए साफ कर रहा हूँ क्योंकि आपने दादी जब थी, दादी दादा, उनको ये सैडल दी थी सोने के लिए,
ऐसी सैडल थी। अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं भी तो बड़ा हो रहा हूँ, आप भी तो बुढ़े हो रहे हो, तो मैं उस सैडल को साफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये सैडल दे सकूं जब आप बुढ़े हो जाओ, बिस्तर ना दूं और ये सैडल पर आपको सुला सकूं। तो ये कहानी बहुत आई ओपनिंग कहानी है, आंखें खोलती है ये कहानी। तो हमें परिवारों से ये बात शुरू करनी है। स्कूल्स में बहुत सारी मॉरल साइंसेस की बातें होती हैं, शेयरिंग की बात। मैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं शिक्षिका हूं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बच्चों में इतनी तड़पन होती थी उन दिनों जब कोविड के बाद स्कूल खुले। उनकी मम्मी उनको सिखा के भेजती थी कि टिफिन शेयर नहीं करना, पानी की बोतल ले जा रहे हो पानी शेयर मत करना। शेयरिंग उस समय बिल्कुल, सब डरते थे क्योंकि सबको लगता था अरे इन्फेक्शन हो जाएगा, हम क्या करेंगे। तो मम्मी उनको समझा समझा के बच्चों को भेजती थी, और बच्चे ऐसे टिफिन का वो ढक्कन होता ना, उसको ऐसे रखकर ऐसे ऐसे खाते थे और देखते रहते थे कि बराबर वाला उपमा लाया है, अच्छा इधर वाला इडली लाया है, अरे वो तो पराठा लाया है, मेरी मम्मी ने तो ब्रेड दे दिए। और वो कितनी तड़प थी उनके अंदर, उस तड़प को वो बच्चा ही महसूस कर सकता है जिसने ऐसे करके टिफिन खाया, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझा के भेजा था, बेटा शेयर मत करना तुम, क्योंकि कोविड हो जाएगा तुमको। तो इसके बारे में आनिका जरूर मुझे लगता है कुछ बता पाएंगी। बिल्कुल बता पाएंगी। तो ये एक दौर था, तो बच्चों की वो जो तड़प थी, वो जो उनके अंदर जो वो एहसास था कि मेरा क्लासमेट है, मैं उससे पेंसिल शेयर नहीं कर सकता, पेन शेयर नहीं कर सकता, और मेरे बराबर में बैठा है, डिस्टेंस बना दिया, 2 गज की दूरी बनाओ, चेयर्स अलग अलग रख दी, कॉरिडोर में अलग अलग चल रहे हैं, लाइन बन रही है तो डिस्टेंस लेकर इतनी लाइन कि बच्चा कान में फुसफुस भी ना कर पाए। तो वो बच्चों की आदत होती है, जब क्यू में चलते हैं तो फुसफुस फुसफुस करते चलते हैं। तो वो सब उन बच्चों ने देखा है। बड़े तो पता नहीं, बड़े हम मशीनी हो गए हैं, हमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे बहुत महसूस करते हैं। तो ये एक शेयरिंग की बात है। इसके साथ हम अपॉर्चुनिटीज शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी राहुल जी ने अपने दोस्त को ये बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है उनके पैर को ठीक करने की, और वो वहां गए और उनका पैर काफी हद तक ठीक है। अगर मैं अपने तक रखती, अपनी मुट्ठी में बंद करके, तो शायद उनको लाभ नहीं हो पाता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली बात है। इसके साथ बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो समय दो, टाइम दो। तो टाइम की शेयरिंग, मेरा सभी जितने माता पिता सुन रहे हैं सबसे अनुरोध है, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आप उन्हें कुछ भी महंगी से महंगी चीज दीजिए या मत दीजिए, एक मोटरसाइकिल से, एक आईफोन से, या एक एप्पल के आईपैड से अपने समय को कंपनसेट मत कीजिए। आप समय दीजिए, बच्चे से बात कीजिए। बहुत सारी दिक्कतें बात करने से दूर होती हैं और उसके लिए टाइम शेयर करना पड़ता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। बीइंग ए काउंसलर मैं जानती हूँ कि टाइम की वैल्यू क्या है और बच्चे के जीवन में क्या है, माता पिता के समय की। इसके साथ ही अफेक्शन, प्यार, दुलार, ये हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली होती है। इस उंगली का भी सहारा हम किसी को दे देते हैं तो उसमें जीने की ललक जाग जाती है, जिजीविषा जाग जाती है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, और कहने को तो तिनका क्या बचाएगा मुझे, लेकिन वो तिनका बह रहा है ना पानी में, तो मेरे अंदर ये एहसास आता है, मेरे अंदर वो ऊर्जा आती है कि मैं भी उस पानी में बह रहे तिनके के समान बह सकती हूँ, इस पानी से निकलकर, भंवर से बाहर आकर अपनी जान बचा सकती हूँ। इसके साथ एक प्रश्न जो बहुत ही संजीदा प्रश्न है, उस पर मैं आती हूँ और फिर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। मुझसे पूछा, किन्होंने पूछा था ये, किनका प्रश्न था? डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का प्रश्न है ये। सबसे पहले पुष्पलता तनेजा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप बहुत बुजुर्ग हैं और आप सजग रूप से हमारी परिचर्चा में हमेशा समय से पहले आती हैं, जुड़ती हैं और समय अंत होने तक आप रहती हैं। सबसे पहले तो इसी बात के लिए आपका आभार। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न अपने आप में बहुत गंभीर है कि हम मनुष्य होकर मनुष्य की सेवा न करके अपने पेट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक फिल्म याद आती है, न जाने नाम क्या था उसका, कमला हसन और श्रीदेवी थे उसमें कुत्ते का नाम उसने चरणदास रखा हुआ था, नाम मुझे भूल गया है, क्या फिल्म थी वो, बड़े प्यारे प्यारे, सदमा, जी, तो कुत्ते का नाम उसने चरणदास रखा हुआ था।
तो आप समझ सकते हैं टॉमी और तरह तरह के नाम के अलावा चरणदास भी नाम हो सकता है, यानी हमने जानवर को मनुष्यवत समझ लिया है। इसमें मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी सबसे पहले कि सभी प्राणी एक समान है, ये बिल्कुल सच है। पशुओं को भी जीने का अधिकार है, और जब हम किसी पशु को पालतू बनाकर अपने घर में रखते हैं, वैसे मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है, मैं कभी जानवर पालती नहीं और किसी जानवर को पालतू बनाने का हक मुझे ईश्वर ने दिया नहीं, तो मैं किसी को पालतू नहीं बना सकती, वो दास नहीं है मेरा। सबका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, फिर भी लोग रखते हैं और उनकी सोच उनके साथ है। तो जब रखते हैं हम, तो हम उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, जो उनकी ज़रूरतें हैं समय पे डॉक्टर को दिखाएं, तरह तरह के इंजेक्शंस उनको लगते हैं, वैक्सीनेशंस होते हैं, वो सब करवाएं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने घर के सदस्यों को उस पशु से बेकार समझें या अपने पशु को बेहतर समझें। हो सकता है कुत्ता मेरे घर की रखवाली करता हो, लेकिन मुझे इस योग्य कि मैं घर बना सकूं, किसने बनाया? मेरे माता पिता ने, मेरे सास ससुर ने मेरे पति को बनाया, और आज मैं अपने बच्चों को बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ या मेरे पति बना रहे हैं, जो वे कल घर बनाएंगे। घर की रक्षा करने वाला जीव तो बाद में आया है। तो मेरा अपना मानना ये है कि मनुष्य हैं, जैसा कि मैंने आरंभ में भी कहा था, तो मनुष्यवत व्यवहार होना चाहिए और मनुष्य से प्यार करना बहुत जरूरी है। एक गाना भी है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो मनुष्य होने के नाते मनुष्य से प्यार करना पहला कर्तव्य है, नहीं तो हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशुवत हो जाते हैं। फिर हम गेहूं और गुलाब में अंतर नहीं समझ पाते हैं, फिर तो हम गेहूं ही गेहूं खाने वाले रह जाते हैं, गुलाब की सुगंध हमें प्रभावित नहीं करती। आपको पशु पालने का शौक है, बिल्कुल पालिए, खूब सेवा कीजिए उसकी, लेकिन उसे अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पर, अपने माता पिता से बढ़कर मत मानिए। ये मेरी अपील है सबसे, और कृपया इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि माता पिता या घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो खून का रिश्ता हो या खून का रिश्ता न हो, वो मेरे लिए पहले है, उसके बाद कोई और जीव है। इस बात का मैं अपनी तरफ से तो यही कहना चाहूंगी। फिर भी बहुत से लोग हो सकता है इस पर अपनी राय रखते हो, तो उनकी राय का भी सम्मान है, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत राय होती है। पर मेरी राय एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि हमें ईश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया कि हम किसी को भी अपना दास या पालतू बनाकर अपने घर में रखें। ये मेरा प्रश्न आप पर मैं छोड़ती हूँ, विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बढ़िया मीता जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और सभी ने अपना 100% दिया। राहुल जी से हमारा कनेक्शन टूट गया है, राहुल जी से दोबारा हम नहीं जुड़ पाए, और बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें देख सुन रहे हैं, बहुत सारे संदेश भी आए। एक नजर हम अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा शुरू से ही जुड़ गई हैं। आपकी बात काटने के लिए जी, मतलब आपके कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, पर मैं एक संदेश देना चाहूंगी। आज आपसे इतने लोग वो संदेश हम जरूर सुनेंगे, लेकिन जरा सा मैं एक नजर में देखना चाहती हूँ रमा जी की हमसे जो जुड़े हैं उनका अभिवादन जरूर करें, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। और संजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संजय जी तो जुड़ेंगे, उनका तो काम है कार्यक्रम को शेयर करना, वो भी उनकी ये भी उनकी ड्यूटी है, और ये भी केयरिंग है। नेहा शर्मा बहुत अच्छी कवित्री और मेरी बहुत अच्छी सहेली, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले, कौस्तुभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये नया नाम मैं सुन रही हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे कार्यक्रम से आप आगे भी जुड़े, यही अपील है। सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमसे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ देवेंद्र साहू जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। आपने विजय लक्ष्मी जोशी हमसे जुड़ी हुई है, ये भी पहली बार पदार्पण इनका हुआ है हमारे पटल पर, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दीपा पाठक जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। और इंदिरा शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और बहुत आभार आप सभी का कि आप लोग अपना बहुत कीमती वक्त हमें देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो परिचर्चा है वो चल रही है। रमा जी क्या कहना चाहती थी? जल्दी से हम अपनी बात खत्म करें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जी जी बिल्कुल, मीता जी ने जैसे कहा कि हमें किसी को अपना पालतू या दास नहीं बनाना है, और शेयरिंग की भावना जो है उसमें
मतलब आप ये संदेश है कि सभी एक दूसरे की शेयर करिए, तो कई लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं। मेरा बस ये छोटा सा संदेश है। तो सब में ये बहस होती है कि लड़का करे, ज्यादातर यही होता है कि लड़के को गोद लेना है, लड़की को कम लेना चाहते हैं। लेकिन एक और भी चीज है जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, थर्ड जेंडर। उन बच्चों का खुद का कोई कसूर नहीं है, वो भगवान के कसूर की सजा जमीन पे भुगतते हैं। तो जो भी सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, अगर कभी आपके आसपास कोई भी इस तरह गोद लेना चाहे तो उनको प्लीज जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और मेरा ये मानना है, जब मैं इस एबल अपने आप को पाऊंगी मैं जरूर गोद लूंगी। नमस्कार। वाह रमा जी, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया और सबको इस ओर सोचना चाहिए। हम तो सोच भी नहीं पाते इस ओर। और तमाम जो महानुभाव हमसे पटल के उस पार जुड़े हुए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मीता जी, बहुत सुंदर परिचर्चा हो गई आज और बहुत सारे वक्तव्य। अनिका, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, कुछ नहीं कहना आपको? कोई पोयम सुना दो, कोई कविता सुना दो जो अच्छी लगती है, हिंदी इंग्लिश। मुझे एक कविता आती है। सुनाइए। सुनाओ बेटा। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर। देखिए, सबसे अच्छा और ये तो अच्छा समराइज कर दिया अनिका ने। बच्चा बैठा हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बैठ के इस तरह के कार्यक्रम को देखना, सुनना, समझना। इस उम्र में, तीसरी कक्षा, मात्र 8 या 9 साल के एक छोटी उम्र होती है और परिचर्चा का हिस्सा बनी। अनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आपको आशीर्वाद सभी की ओर से। और इसी तरह आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। प्रदीप जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। रमा जी जापान से जुड़ी हैं, बहुत आभार आपका। राहुल जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मीता जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका साथ हमेशा हमें चाहिए। और सुरेंद्र भाई साहब को आपका वक्तव्य ज्यादा सुनना अच्छा लगता है, तो उनके लिए आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम में आइए। और आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। और अगली परिचर्चा में फिर नए विषय के साथ हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय विभा जी, हम अगली परिचर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कर रहे हैं। इस बारे में भी हम अपने दर्शकों और श्रोताओं को सूचना दे सकते हैं। और बच्चे जुड़ेंगे, बच्चे मतलब यंग जनरेशन जुड़ेगी, युवा शक्ति, जो कि आज एआई के बारे में काफी जानती है। और एआई उनके लिए चुनौती भी बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो हम इस बारे में परिचर्चा करेंगे। तो ये विषय चैलेंजिंग है, हमारे लिए भी चुनौती है कि हम इस विषय को कैसे ले पाते हैं, क्योंकि हम भी उस जनरेशन के हैं जिसको एआई बिल्कुल भी पता नहीं रहा है। अब जाके हमने देखा, सुना, समझा। एक बात तो आपकी बात में एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ, सुरेंद्र भाई साहब भी सुन लें, क्योंकि उस परिचर्चा की जो एंकर होंगी वो मीता जी होंगी। और हमारे पटल की मुख्य संयोजिका जुड़ गई हैं सुदर्शन शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन और आपका आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए। थोड़ा लेट से आप जुड़ी हैं। पल्लविता त्रिपाठी हमसे जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार, जैसा कि मीता जी ने कहा, विषय है और उस विषय पर हम बात भी करेंगे और नई पीढ़ी के साथ, नई पौध के साथ और नए विचारों के साथ इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, नए नए विषय लेकर आएंगे। मीता जी, पुनः आपका अभिवादन सुंदर सुंदर विषय सुझाने के लिए। और रमा जी, पुनः आपका आभार, सभी का आभार। और अगली बार नए विषय के साथ, नई एंकर के साथ बहुत बहुत नमस्कार।